आज हम उत्तराखंड इतिहास के रोचक तथ्य की एक महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्राचीनतम जातियां एवं प्रजातियां, यानी उत्तराखंड की जो सबसे प्राचीनतम जातियां थी, प्रथम जातियां, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। उससे पहले आपको एक सूचना दे दें कि आज उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की नोटिफिकेशन आ चुकी है। आप इस फॉर्म को भी जरूर भरें और यह खुशी की बात है कि काफ़ी समय बाद पुलिस की भर्ती आई है। तो 28 तारीख को इसकी डेट रिलीज हो चुकी है, विज्ञप्ति आ चुकी है और 3 जनवरी से नए साल से नए दिन की शुरुआत करें और यहाँ से हम 16 फरवरी तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो तैयारी में बने रहें और यह वीडियो आपके पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आप अंतिम तक देखें और प्रजातियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं 100% गारंटी है कि इसी से आएंगे। आइए आज के वीडियो शुरू करते हैं। पहली जो जाति है वह है कोल जनजाति, यानी जब मानव सभ्यता की शुरुआत हुई थी उस समय जो जाति उत्तराखंड में निवास करती थी उस जाति का नाम है कोल प्रजाति। और उत्तराखंड की इस प्रजाति को ही आदि प्रजाति कहा गया है, प्रथम प्रजाति कहा गया है। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, जो कि उत्तराखंड के चारण के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने कोल या मुंड, यानी इन कोल प्रजाति को मुंड भी उन्होंने कहा, तो कोल या मुंड को हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति मानते हैं। कौन मानते हैं? शिव प्रसाद डबराल। और हमारा UKSSC या UKPSC भी उत्तराखंड के जो आयोग हैं ये भी कोल जनजाति को ही प्रथम जाति मानते हैं। शिव प्रसाद डबराल कहते हैं कि क्योंकि उत्तराखंड के अनेक स्थानों, नदी नालों, गांव के नामों पर कोल भाषा का बहुत प्रभाव है, जैसे दा, ता, डा, गढ़ और गाड़ आदि जो प्रत्यय हम किसी शब्द के पीछे लगाते हैं वह कोल प्रजाति की ही भाषा का प्रत्यय हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे गढ़ों के रूप में चांदपुर गढ़, देवलगढ़ आदि, और जो भी अभी हम गाड़ कहते हैं, नदियों को गाड़ कहते हैं, इस प्रकार के जो भी प्रत्यय लगाए जाते हैं वह कोल प्रजाति की भाषा की ही देन है। अब साहित्य ग्रंथों में कोल प्रजाति को मुंड या सबर प्रजाति भी कहा गया है। महत्वपूर्ण होने वाला है कि साहित्य और ग्रंथों में मुंड और सबर किसे कहा गया, तो कोल जनजाति को कहा गया है। पहचान है इस कोल प्रजाति की, हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि वह कौन थे और किस प्रकार के थे। तो यह जो कोल प्रजाति होती थी वह प्रकृति पुजारी होती थी, यानी प्रकृति को वह पूजते थे, साथ ही साथ नाग पूजा भी करते थे, उसके साथ शिवलिंग की भी पूजा ये लोग करते थे। तो प्रकृति पुजारी, नाग देवता की पूजा और साथ ही साथ शिवलिंग की भी ये लोग पूजा करते थे। और इस प्रजाति में एक प्रथा चलती थी जिसे कहते हैं कुमार या कुमारी प्रथा। इस कुमार कुमारी प्रथा को कहा जाता है कि यह भोटांतिक प्रभाव इन पर पड़ा था। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं भोट प्रजाति। तो भोट प्रजाति का इन पर प्रभाव पड़ा और कुमार कुमारी प्रथा भी यहाँ पर प्रचलित होती है। अब इन कोल प्रजातियों को कुछ अन्य नाम से भी हम जानते हैं, तो वह इनके अन्य नाम थे कोलीमुंड, कोलीमुंड भी इन्हें कहा गया है, पुनकर भी इन्हें कहा गया है, दस्यु, कोल और सबर, इस प्रकार के कुछ अन्य नामों से भी इन कोलों को उत्तराखंड में जाना गया है। कोलों के बारे में हमें साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं या इसका प्रमुख स्रोत क्या है, तो मोहनजोदड़ो के जो शिलालेख थे उनमें भी कोलों की प्रजाति का वर्णन किया गया था। एक और महत्वपूर्ण इतिहासकार है जिनका नाम है बचू भाई पीताम्बर। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, वह लिखी कोलिया कबीले का इतिहास। इस कोलिया कबीले के इतिहास नामक पुस्तक में इन्होंने कोल प्रजाति का वर्णन किया। तो यहाँ पर आप देखिए, यह है कोल प्रजाति का मानव। इस प्रकार के वे मानव होते थे। इनका जो स्वरूप होता था तो कहा जाता है कि कोल प्रजाति के लोग दिखने में कुरूप और भद्दे होते थे, यानी अगर हम उत्तराखंड की लैंग्वेज में कहें तो एकदम मशान होते थे। बहुत भद्दे दिखने वाले जो लोग होते थे कोल होते थे। अब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय में जबकि किसी भी प्रकार के आधुनिक सुख सुविधाएं नहीं थी, मानव का एक जानवर से इंसानी रूप में ढलना, तो उस समय
यह मानव नहीं बल्कि आदि मानव के रूप में था, तो श्योर सी बात है कि कुरूप और भद्दे तो होना ही था, यानी आधुनिक मानव की छवि इनके अंदर नहीं थी। अब यह कोल जो प्रजाति उत्तराखंड में निवास करती थी, इनका धर्म क्या होगा? इनका धर्म था हिंदू धर्म, जिस धर्म के आज उत्तराखंड में अधिकांश जनसंख्या निवास करती है। और ये लोग भगवान शिव की पूजा अर्चना करते थे, लिंग पूजा और नाग पूजा, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, इनकी खास विशेषता थी। ये जो कोल प्रजाति थी वे जागर और पशु बलि प्रथा में काफ़ी विश्वास रखते थे, यानी जो आज हम गढ़वाली लोग जागर गायन करते हैं, सेम उसी प्रकार का ये लोग भी करते थे। और पशु बलि प्रथा भी यहाँ पर प्रचलित थी। अभी भी उत्तराखंड के कई पूजा पाठ में हम लोग पशु बलि की पूजा करते हैं, तो मान लीजिए कि यह भी कोल प्रजाति की ही देन है। और एक खास बात है कि ये लोग भूत प्रेत, झाड़ फूक और जादू टोना पर विश्वास रखते थे। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रखते थे, उसी प्रकार ये लोग भी भूत प्रेत, झाड़ फूक पर विश्वास रखते थे। जैसे आज गढ़वाल में होता है कि मशान पूजना तो जरूरी ही है, हमारे उत्तराखंड के गांव-गांव में अभी भी मशान लगता है, तो वही मशान का काम ये लोग भी करते थे और इन पर भी मशान लगता था। और ये झाड़ फूक का काम बहुत करते थे और जादू टोने का भी ये लोग काम करते थे। अब ये जब कुछ बातें करते होंगे तो किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते थे? इनकी भाषा को कहा गया मुंड, तो मुंड भाषा ये लोग कहते थे। अब वह लफ्ज़ कैसे थे तो उसका तो उन्हीं को अंदाज़ा होगा, लेकिन मुंड भाषा का इस्तेमाल करते थे। इन लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। जबकि ये आदिवासी प्रजाति के लोग थे तो कृषि के अलावा ये आखेट भी करते थे और पशुचारण भी करते होंगे, लेकिन मुख्य जो व्यवसाय था वह था कृषि। और मनोरंजन के इनके पास कुछ साधन होते थे, तो मनोरंजन के लिए ये लोग नृत्य करते थे, डांस करते थे, और इनके नृत्य को कोलायाचा नृत्य कहा गया है। बहुत महत्वपूर्ण है, कोलायाचा नृत्य कौन करता है? वह कोल प्रजाति के लोग करते थे। साथ ही साथ ये लोग संगीत भी करते थे और अपनी शाम को रंगीन करने के लिए मदिरा पान भी ये लोग करते थे। क्या बात है, जब मानव की शुरुआत हुई तभी मदिरा की भी शुरुआत हो जाती है। अब ये लोग शिकारी करने के लिए और आखेट के लिए हथियारों का इस्तेमाल करते थे, औजारों का इस्तेमाल करते थे, तो वह लकड़ी और पाषाण यानी पत्थरों से बने औजारों का इस्तेमाल करते थे। या हम ये कह सकते हैं कि ये लोग भी वास्तव में पाषाणकालीन प्रजातियां ही थी, जो कि उत्तराखंड में निवास करती थी और उत्तराखंड की प्रथम जाति थी। आइए कुछ अन्य जानकारियाँ इनके बारे में और जान लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ ये हैं कि कोल जनजाति के नाम पर एक शहर बसा हुआ है मुंबई के अंदर, वह है कोलाबा शहर। तो कोलाबा शहर कोल जनजाति के ही नाम पर बसा हुआ है। इन लोगों की एक खास प्रथा और थी कि इनमें मृत शरीर को खुले में छोड़ने की प्रचलित प्रथा थी। जब कोई इनके परिवार का सदस्य खत्म हो जाता था तो ये लोग उनके मृत शरीर को खुले में छोड़ देते थे, जबकि हमारे हिंदू धर्म में हम दाह संस्कार करते। अब इन जातियों की एक और खास विशेषता थी कि यह लोग बेहद मेहनती होते थे, यानी मेहनत करना ये लोग काफ़ी जानते थे और बहुत मेहनत करते थे। और कोल जनजाति के लोग छोटी कद काठी वाले और क्रूर स्वभाव के होते थे। इस प्रकार के स्वभाव इनका होता था और इनकी जो हाइट होती थी तो वह छोटी होती थी और कद काठी बेहद छोटी होती थी। अब इस जनजाति का अंत कैसे होता है? यदि यह उत्तराखंड में थी तो अब कहाँ चली गई? क्या वर्तमान में भी है? कुछ तो वर्तमान में भी अभी भी निवास करती हैं, लेकिन इस जाति का उत्तराखंड से जो आधिपत्य था, जो इनका प्रभाव था, उस प्रभाव को खत्म करने वाले इसके बाद जो जनजाति आती है किरात जनजाति, उस जनजाति ने इस जनजाति के प्रभाव को उत्तराखंड से खत्म किया या अंत किया। लेकिन यह जाति पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुई है, यानी वर्तमान में भी ये भारत के अन्य राज्यों में या कुछ कुछ उत्तराखंड में भी अभी भी निवास करते हैं। तो वर्तमान स्थिति क्या है? तो वर्तमान स्थिति में इस जाति को अनुसूचित जनजाति यानी अन्य पिछड़ा वर्ग में घोषित
किया गया है। तो यह थी हमारी महत्वपूर्ण कोल जनजाति से संबंधित जानकारियां। आई होप कि आपको यह जानकारियां बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब दूसरी महत्वपूर्ण जनजाति के बारे में पढ़ते हैं। वह जनजाति हो जाएगी या वह प्रजाति हो जाएगी किरात प्रजाति। अब हम किरात के बारे में पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा अंतर आता है, यह भी प्राचीन ही प्रजाति है क्योंकि कोलों के बाद किरात का ही उत्तराखंड में प्रभाव देखने को मिलता है। तो कोल के बाद उत्तराखंड में किरातों का आधिपत्य था, जबकि इस प्रजाति को जॉर्ज ग्रियर्सन, एक अंग्रेज साहित्यकार थे जॉर्ज ग्रियर्सन, इसने कहा कि यह उत्तराखंड की प्रथम प्रजाति थी। लेकिन हमारे इतिहासकार शिव प्रसाद डबराल ने कहा कि उत्तराखंड की प्रथम प्रजाति किरात नहीं बल्कि कोल थी, और उत्तराखंड के आयोग भी कोल को ही मानते हैं। तो हम कोल प्रजाति को ही प्रथम प्रजाति मानकर चलेंगे। इस किरात प्रजाति के कुछ उपनाम भी थे। वह थे, इस जाति को किन्नर भी कहा जाता था, या कीर या किर पुरुष भी इस जाति को कहा जाता था। जबकि स्कंद पुराण के अनुसार इस प्रजाति को भिल्ल प्रजाति कहा गया है। यह महत्वपूर्ण है। स्कंद पुराण में भिल्ल प्रजाति यानी स्कंद पुराण जैसे ग्रंथ में भी इस प्रजाति का वर्णन प्राप्त होता है। भाषा या बोली इस प्रजाति की क्या थी? तो भाषा या बोली मुंडा थी, और उस कोल प्रजाति की मुंड थी। तो मुंड और मुंडा में हम अंतर समझेंगे, और केवल एक मात्रा का अंतर है। ये लोग निवास करते थे गंगा नदी घाटी में, यानी जो उत्तराखंड की गंगा नदी बेसिन है उस घाटी में इन लोगों का निवास स्थान होता था। इन लोगों का व्यवसाय भ्रमणकारी, पशुपालक व आखेट महत्वपूर्ण था, जबकि कोल प्रजाति का प्रमुख व्यवसाय कृषि था, और इस किरात प्रजाति का प्रमुख व्यवसाय भ्रमणकारी पशुचारण यानी घुमक्कड़ प्रजाति के ये लोग थे। उस प्रकार की पशुपालन करते थे, और साथ ही साथ ये लोग आखेट करते थे। तो आखेट का काम तो वे लोग भी करते थे, लेकिन इनका कुछ ज़्यादा ही प्रभाव आखेट के ऊपर था। इनकी शारीरिक बनावट उन कोल प्रजाति से थोड़ा भिन्न होती थी। तो इस किरात प्रजाति की शारीरिक जो संरचना होती थी वह चपटी मुखाकृति होती थी, और चपटा माथा होता था, और चपटी व छोटी नाक होती थी। यानी इस प्रजाति का माथा भी चपटा होता था, और मुखाकृति भी चपटी होती थी, और नाक भी चपटी होती थी और छोटी होती थी। जबकि उन लोगों को कहा गया कि वे लोग बड़े भद्दे होते थे और क्रूर स्वभाव के होते थे, लेकिन इनका थोड़ा सा स्वरूप दूसरा था। इनका रंग गेरुआ होता था, जबकि कोल प्रजाति को काले रंग का कहा गया है। और जॉर्ज ग्रियर्सन कहते हैं कि गढ़वाल तथा उत्तराखंड के निवासी किरात थे, जो मैं यहाँ पर भी कह चुका हूँ कि जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार किरात को प्रथम जाति माना गया है, लेकिन हम कोल प्रजाति को प्रथम जाति मानते हैं। और किरात का मतलब होता है क्री धन अत यानी किरात। तो इसे कहा गया कि यह संस्कृत का शब्द है। अब वर्तमान स्थिति इस किरात प्रजाति की क्या है? वर्तमान में ये लोग उत्तराखंड में बहुत स्थानों में निवास करते हैं, जैसे तराई और भाबर क्षेत्र में करते हैं, पिथौरागढ़ के थल क्षेत्र में करते हैं, अस्कोट, पिथौरागढ़, काली नदी जो बेसिन है उस घाटी में ये लोग अभी भी निवास करते हैं। टनकपुर यानी चंपावत, यहाँ पर भी ये लोग निवास करते हैं। कपकोट और कर्णप्रयाग से लेकर के द्वारा हाट तक इस गैरसैंण घाटी में जो लोग निवास करते हैं, कहा गया है कि ये अभी भी किरात प्रजाति के लोगों में से ही हैं। हालांकि सभी लोग नहीं होंगे, लेकिन कुछ न कुछ उनका अंश यहाँ पर अभी भी प्राप्त होता है। एक महत्वपूर्ण जानकारी है किरात प्रजाति से संबंधित, वह है कि सांची के स्तूप में किरात वंशों को दान देने की जानकारी मिलती है। यानी किरात वंश के द्वारा दान देने की जानकारी कहाँ से मिलती है? सांची के स्तूप से। ये हम महत्वपूर्ण याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब इन लोगों का प्रमुख आहार क्या था? फेवरेट भोजन क्या हो सकता है? चाउमीन, मोमो, बर्गर? नहीं, उस समय में ऐसा कुछ भी नहीं होता था भाई। उस समय में होता था सत्तू। और जो उत्तराखंड के गांव में रहने वाले लोग होंगे वह समझ जाएंगे सत्तू किसे कहते हैं। यानी गेहूं या जौ
पीस करके जो बारीक आटा बनाते हैं और उसे सीधा घोल करके खाया जाता है, उसे सत्तू कहा जाता है। अब एक महत्वपूर्ण नोट है किरात जाति से संबंधित कि पुराणों में माता पार्वती, माता गंगा, माता दुर्गा को भी किराती नाम से संबोधित किया गया है। यानी यह कहते थे कि माता पार्वती किराती रानी, गंगा किराती रानी, दुर्गा किराती रानी, इस नाम से भी इन माताओं को जाना गया है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां किरात जाति से संबंधित और हैं, आइए इसको भी पढ़ते हैं। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व BCE में मेगास्थनीज जो भारत में आया था, उन्होंने एक इंडिका पुस्तक लिखी थी और इस इंडिका पुस्तक में उन्होंने उत्तराखंड में किरात जाति के होने का वर्णन किया था। तो यह हम याद रखेंगे कि मेगास्थनीज ने भी उत्तराखंड में किरात जाति का वर्णन किया है। आइए कुछ साहित्यों के अंदर हम किरात जाति का वर्णन देख लेते हैं। तो साहित्य ग्रंथों में, बहुत ग्रंथों में किरात जाति का वर्णन किया गया है। जैसे महाभारत में किरात जाति का बहुत अधिक वर्णन किया गया है। मनुस्मृति में भी किरात जाति का वर्णन है और कालिदास ने भी रघुवंशम में किरात जाति का वर्णन किया है। साथ ही साथ मत्स्य पुराण एवं मार्कंडेय पुराण में भी किरात जाति का वर्णन किया है और वाणभट्ट के द्वारा लिखी गई कादंबरी, इन्होंने भी किरात जाति का वर्णन किया। वाराही संहिता जो कि वारामिहिर के द्वारा लिखा गया है, इसमें भी किरात जाति का वर्णन किया है। और काव्य मीमांसा आचार्य कवि राजशेखर के द्वारा लिखा गया, इसमें भी उत्तराखंड में किरात जाति के का वर्णन किया गया है। इन ग्रंथों में उत्तराखंड के अंदर किरात जाति के निवास का वर्णन किया गया है, अतः इनका जो उत्तराखंड में प्रभाव था वह बहुत अधिक था। ये लोग कौन से धर्म के थे? तो किरात जाति भी हिंदू धर्म के थे। जबकि हमने कोल पढ़ा तो कोल भी हिंदू धर्म को ही मानते थे और वह शिवलिंग की पूजा करते थे। ये लोग भी शिव के ही उपासक थे और शिव की उपासना करते थे। हालांकि इनकी प्रजाति में यह नहीं कहा गया कि ये लोग शिवलिंग की पूजा करते थे, लेकिन उपासक शिव के ही थे। और ये लोग भी बलि प्रथा पर अधिक विश्वास रखते थे और जादू टोने या झाड़ फूक में भी ये लोग विश्वास रखते थे। क्योंकि ये पुरानी जनजातियाँ थी, पुरानी प्रजातियाँ थी, तो पुरानी प्रजातियों में अधिकतर इस प्रकार के जादू टोने, झाड़ फूक, बलि प्रथा सभी में लगभग प्रचलित थी। देखिए इन दोनों जातियों में लगभग समान प्रथाएं प्रचलित थी। कुछ अन्य जानकारियां और है किरात जाति को लेकर के कि किरात में संयुक्त परिवार का प्रचलन था। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, संयुक्त परिवार, जबकि कोल जनजाति में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। इस जाति में कहा गया कि ये लोग जो है संयुक्त परिवार में रहते थे। इन लोगों के विवाह संबंधित भी कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारी है, तो वह है कि ये लोग मामा बुआ के लड़के लड़कियों से विवाह करते थे। ये इनकी कुछ अलग विशेषता है। एक इम्पोर्टेंट नोट इनके लिए भी है कि किरातों ने सेनापति शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया था। कौन अर्जुन? महाभारत के अर्जुन, उनसे इन्होंने युद्ध किया था। इनका सेनापति था शिव, यानी जो इनका लीडर था उनका नाम था शिव, महादेव शिव नहीं, नाम था उनका शिव। तो उनके साथ मिल करके उन्होंने अर्जुन से युद्ध भी किया था। और युद्ध स्थल को कहाँ माना गया? तो युद्ध स्थल का नाम दिया गया विल्लव केदार। इस विल्लव केदार को श्रीनगर से 6 मील दूर अलकनंदा के बाएं तट पर शिवप्रयाग माना गया है। यानी शिवप्रयाग नामक स्थान पर इन्होंने अर्जुन से युद्ध किया था, विल्लव केदार नामक स्थान पर। यह थी इनकी कुछ महाभारत के साथ जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब इनके बारे में कुछ और रोचक तथ्य हैं, मजा आने वाला है रोचक तथ्य पढ़ने के बाद। पहला रोचक तथ्य है कि पशु चारक जो ये लोग होते थे वह भेड़ पालक होते थे और काले कंबल की गाती लगाते थे। अब काले कंबल की गाती का क्या मतलब है कि ये लोग अपने शरीर पर काले कंबल पहनते थे, यानी पशुपालन करते थे और भेड़ की ऊन से बना करके काले कंबल भी ये लोग बनाते थे। अब देखिए कितना टैलेंट था उस समय भी। तो यह इनकी एक खास रोचक जानकारी है। दूसरा है कि ये लोग जो आखेटक होते थे वह धनुष बाण लिए और साथ ही कमर में कटार खोंसकर ये लोग आखेट करते थे।
यानी कटारी भी इनके पास होती थी, साथ ही साथ धनुष बाण का ये लोग इस्तेमाल करते थे। अब भाई जिन्होंने अर्जुन के साथ युद्ध किया तो वे धनुष बाण तो चलाएंगे ही। अब इनके अंत को लेकर के कुछ विशेष बातें हैं कि इस किरात जनजाति का उत्तराखंड से अंत कैसे हुआ। कोल प्रजाति का इन लोगों के द्वारा दमन किया गया, लेकिन ये लोग उत्तराखंड से खत्म कैसे हुए? तो कहा जाता है ईरान व अफगान से दर्द तथा खस नामक पशुचारक जातियों ने हिमालय में आगमन प्रारंभ किया, जिस कारण दोनों जातियों में अपनी आवश्यकता पूर्ति को लेकर झगड़े होने लगे और खस जाति के सामने किरात जाति हार गई, क्योंकि ये जो ईरान और अफगान के लोग थे यह बहुत सुडौल शरीर वाले होते थे और साथ ही साथ बहुत प्रवीण योद्धा भी होते थे। तो इनसे दोनों प्रजातियों का आपस में मुकाबला हो जाता है, युद्ध हो जाता है। और युद्ध क्यों होता होगा? उस समय केवल अपने पेट भरने के लिए जो आवश्यकता है पूर्ति, जो भोजन होता था उसको लेकर के युद्ध होता था। तो दोनों के बीच में युद्ध होता है और किरात जाति को खस जाति के द्वारा दमन किया जाता है। तो धीरे धीरे खस लोगों ने किरातों के अच्छे चारागाहों को छीनकर कश्मीर, कांगड़ा, हिमाचल, गढ़वाल, कुमायूं तथा पश्चिमी नेपाल में स्थित लघु हिमालय की ढालों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया और किरातों का वर्चस्व खत्म कर दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं कि पूर्ण रूप से मिटाए, केवल इनका वर्चस्व खत्म किया गया। तो कोलों का वर्चस्व खत्म करने वाले थे किरात और किरातों का वर्चस्व खत्म करने वाले थे खस लोग। तो यह थी हमारी बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट वीडियो सीरीज। आपको कैसी लगी यह वीडियो हमें कमेंट में आकर ज़रूर बताएं, इससे हमें अगली वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। इस चैनल की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इससे आगे हम पढ़ने वाले हैं दूसरी वीडियो में खस प्रजाति तथा साथ ही साथ आने वाले कुछ अन्य प्रजातियों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो वह इम्पोर्टेंट वीडियो सीरीज होने वाली है, तो उसे आप बिल्कुल भी मिस न करें और चैनल पर लगातार बने रहिए। उम्मीद करता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि आप इस बार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को क्वालिफाइड करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए, धन्यवाद।